हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा था, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा था। आगे हम बढ़ते हैं उसी चैप्टर के अन्य प्रश्नों की ओर। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसे इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इनमें तत्वों का आदान प्रदान भी होता है और आयनों का आदान प्रदान भी होता है। उदाहरण में हम देख रहे हैं बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है। बेरियम पर आप प्लस चार्ज देख रहे हैं, ये बेरियम सल्फेट के माइनस चार्ज के साथ जाएगा तो ये बेरियम सल्फेट हो जाएगा, और सोडियम प्लस में है, ये क्लोरीन माइनस के साथ जाएगा तो ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। आपने यहाँ पर देखा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में तत्वों के साथ साथ आयनों का भी आदान प्रदान हो रहा है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अभी अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल की सभी वीडियो को शेयर भी करें। हमारा अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो लोहा जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और लोहा या आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण में दे रखा है कॉपर सल्फेट है, या आयरन से रिएक्शन कर रहा है लोहे के साथ तो फेरस सल्फेट बन जाएगा। ये एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इसमें, जिसमें जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है। आयरन कॉपर की जगह ले रहा है और कॉपर को विस्थापित कर रहा है, ये आयरन सल्फेट बना रहा है। इसलिए जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो उसका कलर जो है वो बदल जाता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम जो है एक धातु है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से रिएक्शन करती है। वायु के संपर्क में आने पर ये आग भी पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम को हमेशा तेल में ही डुबोकर रखा जाता है। वो केरोसिन का ऑयल होता है जिसमें उसे डुबोकर रखा जाता है। आपने देखा होगा कि सोडियम एक बहुत ही मुलायम सा धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो सोडियम को डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, उसे एक कटोरी में केरोसिन का ऑयल लेकर उसमें डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर आ जाता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो ब्लास्ट भी हो जाता है। कभी कभी आपने देखा है आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन के ऑयल में ही डुबो कर रखा जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आपको हमारे YouTube चैनल पे सारे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे, साथ ही उनके एग्जाम्पल भी आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो हम पढ़ रहे थे अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो क्रियाकारक विलयनों के आपसी संयोग से ठोस अवक्षेप बनता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें दो क्रियाकारक होते हैं जो विलयन के रूप में यहाँ पर हम अवक्षेपण अभिक्रिया में देख रहे हैं। दोनों के संयोग से यहाँ पर ठोस अवक्षेप बनेगा। जो लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है वो अवक्षेप के रूप में मिलेगा, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में हम देख रहे हैं बेरियम क्लोराइड जो कि पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। इस रिएक्शन को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बेरियम जो है वो प्लस चार्ज है, वो सल्फेट माइनस के साथ जाके बेरियम सल्फेट हो रहा है, और पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम जो है वो क्लोरीन के साथ जा रहा है और पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है।
यहाँ पर तत्वों का आदान प्रदान के साथ आयनों का आदान प्रदान भी हो रहा है, जैसा कि हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखा था। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि क्रियाकारक जो कि दो विलयन हैं वो आपस में रिएक्शन करेंगे और ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होगा, ये अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। जिसे बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट रिएक्शन करेंगे और बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई ख़राब सा लोहा है और लोहा जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या नमी आर्द्रता के संपर्क में आ जाता है तो वो संक्षारित होने लगता है। और संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे पर पेंट भी करते हैं। तो संक्षारण सिंपल सा है, जब कोई धातु अपने आसपास की नमी आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आ जाती है तब धातु संक्षारित हो जाती है। इस ही प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में हम देख सकते हैं कि चांदी के ऊपर काली परत या तांबे पर हरी परत हम सब ने देखी है, वही संक्षारण कहलाता है। इसके अलावा गैल्वेनीकरण जैसे क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसी के साथ हम हमारे चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सबको यहाँ पर परीक्षा की तैयारी के लिए आसानी से नोट्स मिल गए होंगे। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।